So guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th. So in the last video we have talked about the mode of nutrition in organisms. जो भी organisms हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का होता है, तो हमने उसमें आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक बताया था, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें आपको ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद पकाते हैं, यानी कि ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुद जो है फूड सिंथेसाइज कर सके, वो जो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन जो है आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्टली या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है। जैसा कि अगर हम बात करें किसी जनरल से एनिमल की, अगर हम बात करते हैं लॉयन की, लॉयन क्या करता है? लॉयन जो है फ्लैश खाता है, कच्चा मांस खाता है जानवरों का, जैसे कि गोट का खाता है, डियर का खाता है, ये सारे जानवरों का। और वो गोट और डियर डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? एनिमल पे, सॉरी प्लांट्स पे। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि लॉयन भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफ्स में जो होते हैं तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग क्या, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देख लीजिए। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन तरह का न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। एक जो होता है हमारा सैप्रोफिटिक होता है, ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है पैरासाइटिक, दूसरा जो होता है पैरासाइटिक होता है। एंड जो थर्ड वन होता है वो हमारा होता है होलोजोइक मोड, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मतलब समझ लीजिए, ऐसे जनरली आप लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन आप लोग कह सकते हो। अब बात आती है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है, मतलब जिनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइट कहलाते हैं। अब ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है feeds themselves on dead or decaying plants and animals। इसमें जो होता है जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करता है, सड़े गले मांस को खाता है, सूखी लकड़ियों को खाता है, वैसे सारा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या उस तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सैप्रोफाइट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैप्रोफाइट्स कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन
इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो इसमें जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन जो है उसके न्यूट्रिशन में से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी पैरासाइटिक प्लांट या पैरासाइटिक एनिमल की बात करते हैं या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं अगर हम, तो हम बात करते हैं वैसे सारे ऑर्गेनिज्म की जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके और उसी के न्यूट्रिएंट से अपने न्यूट्रिएंट्स की क्षतिपूर्ति, मतलब अपना न्यूट्रिएंट जो है अपने लिए वो उनसे ले लेते हैं। जैसे अमरबेल नाम का एक प्लांट आता है। प्लांट्स में अगर हम पैरासाइटिक प्लांट्स की बात करें तो अमरबेल होता है जो दूसरे प्लांट से लिपट के उनके न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम लोगों के इनसाइड जो है राउंडवॉर्म नाम का पैरासाइट एक होता है जो क्या करता है, हमारा न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। लाइस जो होता है हमारे बालों में जो होता है, जू जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करते हैं, ये खुद को सॉलिड फूड पे डिपेंड रखते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं ये। ठीक है, सॉलिड फूड लेते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा फूड लेता है, सॉलिड फूड लेता है, जिसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं और दूसरे जो लॉयन, टाइगर, ये सारी चीज़ें जो भी, जैसे अगर हम बात करें कोई भी जानवर हमारा है जो सॉलिड फूड्स लेता है, सब के सब जो है उनमें कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक जो दूसरे पे डिपेंड है उसके न्यूट्रिएंट्स को खुद लेके और अपना काम चला लेता है। सैप्रोफिटिक जो होता है उसमें क्या होता है कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होता है वो पूरा का पूरा। तो पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हमने पहले तो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बता ही दिया था। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें हम लोगों ने ये देखा था, मतलब टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक कर लिया। नेक्स्ट जो है, हमने जो पिछला वीडियो हमारा था वो पूरी तरह से आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, एंड दिस वन will be on nutrition in animals topic, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। तो इसमें जो होता है एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लें कि जो एनिमल्स अपने आप को जो भी फीड करते हैं कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमने अभी भी बताया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिसमें होता क्या है कि जो भी प्लांट्स होगा या एनिमल होगा, हेटेरोट्रॉफिक में कुछ प्लांट्स भी आते हैं, वो क्या करते हैं कि खुद खाना नहीं पकाते हैं, दूसरे के फूड पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे के द्वारा बनाए हुए फूड पे डिपेंड रहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, on the basis of feeding habits, animals are of 3 types. ठीक है, all the animals can be divided into 3 groups on the basis of their feeding habits. On the basis of feeding habits, animals are categorized in 3 groups. Categorized in 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। एंड द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकेंड वन कार्निवोरस, एंड द थर्ड वन इज omnivorous.
ये जो है आप लोग 7th 8th में भी पढ़ चुके होंगे। हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है और ऑमनीवोरस क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने 7th और 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें हर्बीवोरस की, तो प्लांट ईटर्स जो होते हैं, प्लांट ईटर एनिमल्स जो होंगे वो सब के सब जो होते हैं हर्बीवोरस हो जाते हैं, यानी कि जो केवल प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस जो होते हैं मीट ईटर्स होते हैं, मीट ईटर एनिमल्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, और ऑमनीवोरस जो होते हैं प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं। अगर हम हार्बीवोरस में एग्जांपल्स लेते हैं, गोट हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा। अगर हम हार्बीवोरस में गोट, काऊ, बफेलो हो गया। कार्निवोरस में अगर बात करें तो टाइगर हो जाएगा, लॉयन हो जाएगा, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं जो, या मांस खाते हैं जो भी। और इसमें जो हो जाएगा ह्यूमन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, एट्सेट्रा, जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, यानी कि फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं ये लोग। तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, ये 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, यानी कि इन 3 ग्रुप्स में एनिमल्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आपने 7th और 8th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है कि ये जो भी तरह का मतलब जो भी न्यूट्रिशन होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है। जैसे हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और तब उससे न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस फूड से। लेकिन जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसमें जो स्टेप्स हैं क्या क्या होंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the nutrition, steps involved in nutrition in animals। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इंजेशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है इंजेशन, यानी कि खाना को हाथ से उठाना और मुंह में लेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है, हमारा डाइजेशन जो है स्टार्टिंग जो होता है माउथ से ही हो जाता है, इसके बाद ऑयसोफेगस से होते हुए सीधा स्टमक में जाता है। वहाँ पे लगभग 3 घंटे तक फूड जो होता है चर्न होता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वहाँ से एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से जो फूड पार्टिकल्स जो सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के द्वारा सेल्स तक पहुँचाए जाते हैं। दैट प्रोसेस is known as assimilation। and the last one, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो सारा ये जो है एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस, उठाना और मुंह में लेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। और उसके बाद जो होता है डाइजेशन,
और इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन into smaller molecules, smaller water soluble molecules, water soluble molecules। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, चावल दाल हम खा रहे हैं, ऐसे मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले जो होता है हमारे मुंह में जैसे ही खाना जाता है तो हमारा टिथ जो होता है पहले उसका फिजिकल डाइजेशन करता है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग वही प्रोसेस में, मतलब समझ लें हम कि हमारे मुंह में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे सैलिवा सेक्रेट होता है, जिसमें सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे फूड के साथ मिक्स होके कुछ चीज़ें तो वहीं पे, मतलब समझ लो कि पार्शियल डाइजेशन जो है, यानी कि डाइजेशन की शुरुआत जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, उसमें सैलिवा मिक्स होता है जिसके मदद से वो हमारे ओएसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उससे आसानी से फूड नीचे आता है और स्टमक में वो लगभग 3 घंटे तक जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसमें आके लगभग 3 घंटे तक वो चर्न होता है। हमारे स्टमक के जो इनर लाइनिंग होते हैं उसमें लगभग कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें से कुछ एंजाइम सेक्रेट होता है, उस फूड के साथ मिलता है। फिर वो फूड उस स्टमक से होते हुए, स्टमक के द्वारा एक नली से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है और जो फूड होता है वो स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा खाना जो हमारे मुंह से चला छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ जिनको हम लोग स्मॉलर वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलने योग्य मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एब्जॉर्प्शन जो हमारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall to the blood stream। यहाँ से जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के रूप में जो हमारा फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टिनल वॉल से बाहर के तरफ निकल के ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसके बाद एसिमिलेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो ब्लड से फूड पार्टिकल्स होता है, यानी कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड is taken by the body cells, यानी कि absorbed food is taken by the body cells for releasing energy। एनर्जी रिलीज करने के लिए जो एब्जॉर्ब फूड होता है, एब्जॉर्ब फूड जो होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं ब्लड से ले लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और एट लास्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो रिमूवल होता है दैट इज नोन एज इजेशन, जिस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस था इंजेशन था, टेकिंग इन फूड, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन।
डाइजेशन, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जिसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू, सेमी पोरस वॉल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, जिसके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और हमारा ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, सेल्स तक उन फूड्स को पहुंचाता है। तो जो ब्लड स्ट्रीम में मिलने का प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उस ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सेल तक फूड को पहुंचाना एसिमिलेशन हुआ, और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस हुआ दैट इज नोन एज इजेशन। तो ये टोटल जो होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के स्टेप्स हो गए, यानी कि ये सारे स्टेप्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ये सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में होता है। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें आप देख सकते हो अमोएबा, जिसको आप लोग अमीबा भी कहते हैं। अमीबा जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें भी जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। या अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में भी ये सारा का सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल का बना हुआ है उसमें भी ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होता है, और एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन और दूसरे जैसे लॉयन, काउ, टाइगर, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये पूरे के पूरे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स ये कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। आपका प्यार बहुत सारा मिला है मेरे पिछले वीडियो पे, आशा करते हैं कि इस वीडियो पे भी उसी तरह का प्यार आप हमें देंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास लेके आते रहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें, अपना कमेंट्स करके आप हमें बताएं कि हमारे अंदर और कौन सी खामियां हैं जिसको हम सुधारेंगे। और हमारे साथ बने रहिए हमेशा, आपका प्यार हमेशा हमें चाहिए। और इसी तरह से अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।